ये जो भी ट्रांसलेशन होता है वो डिपेंड करता है दो बातों पर, एक टाइम और दूसरा वर्क। तो हमने टाइम और वर्क के लिए अलग अलग टेबल बनाए। टाइम का मतलब होता है टेंस, टाइम का मतलब टेंस, और वर्क ये दे रखा है, ये नीचे को आएगा, टाइम के पीछे में आएगा, टेंस नीचे आएंगे और वर्क। अब हम आपको बताते हैं, पहले सबसे पहले हम टाइम की बात करते हैं। तो टाइम में आगे जैसे हमारा होता है टेंस, टाइम को भी टेंस कहते हैं। प्रेजेंट जो अब इस समय चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका, हम पहले भी बता चुके हैं आपको, कल हमने समझाया था, पूरी जो पहले वीडियो बना चुके हैं उसमें हमने आपको समझाया था पिछली क्लास में। और फ्यूचर जो आगे आने वाला, इसकी भी एक पहचान होती है। कैसे पहचानेंगे कि टाइम कौन सा चल रहा है? जब हमारे हिंदी के वाक्य होंगे, हिंदी के वाक्यों को पढ़ेंगे तो हम उसमें कैसे बताएंगे कि ये सेंटेंस किस समय का है, इसमें कौन सा है टेंस। देखिए प्रेजेंट है तो उसकी जो पहचान है उसके लास्ट में आता होगा, जैसे राम स्कूल जाता है आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट है, इस समय कार्य कर रहा है। था थी थे पास्ट के लिए आता है, जैसे राम स्कूल जा रहा था, या जाता था, या जा चुका था, किसी प्रकार यानी था थी थे पास्ट के लिए आता है। और फ्यूचर के लिए यानी कि भविष्य में ये कार्य कर रहा होगा, ये कार्य हो रहा होगा, या यह कार्य कर चुके होंगे। तो गागी के जो हमें सुनाई दे रहा है, गागी के, ये हमारे फ्यूचर के लिए आता है। अब आते हैं हम वर्क की तरफ। वर्क भी हमने आपको पिछली वीडियो में आपको समझा चुके हैं, पूरी बात डिटेल समझा चुके हैं, यहाँ डिटेल ज्यादा नहीं लेंगे। यहाँ आपको केवल इतना समझाएंगे, एक कार्य होता है अनिश्चित, यानी कि इस कार्य को तो हम करते हैं लेकिन ये निश्चित नहीं पता कब करते हैं, कितना करते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, तो इसमें क्या आता है? अनिश्चित होता है, किसी कार्य का करना या होना अनिश्चित पाया जाता है। अब आते हैं इसकी पहचान के लिए, इनकी वाक्य के बाद में हिंदी में जो वाक्य का जो अंतिम दूसरा लेटर होगा, पहला तो पहचान बताता है समय की, और दूसरे नंबर पर हम जब राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो लास्ट में आता है ता, ती, ते। ता है, ती है, इस तरीके से आता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है किसी कार्य का करना या होना लगातार पाया जाता है, वहां पर होता है कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस इन तीनों समय में कभी भी आ सकता है। कंटिन्यूअस प्रेजेंट में भी आ सकता है, कंटिन्यूअस पास्ट में भी आ सकता है, और कंटिन्यूअस फ्यूचर में भी पहुंच सकता है। तो कंटिन्यूअस का मीन्स होता है लगातार। जिस समय हम कोई बात कह रहे होते हैं, कोई वाक्य बोल रहे होते हैं, उस समय ही जो वक्ता होता है उस कार्य को कर रहा होता है। जैसे एग्जांपल, मैं पत्र लिख रहा हूं। अब इसमें पत्र लिख रहा, पत्र लिख रहा, अब कौन से समय में लिख रहा है? वर्तमान में, यानी कि प्रेजेंट में। मैं पत्र लिख रहा हूं, यानी टेंस तो हो गया इसका प्रेजेंट, और लिख रहा कार्य कौन सा कर रहा है? इस समय कर रहा है, जिस समय लिख रहा है उस समय बता रहा है, इसलिए इसको कहेंगे कंटिन्यूअस। अब नेक्स्ट में आएंगे और इसकी जो पहचान होती है इसमें आता रहा, रही, रही। इसके बाद आता है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, परफेक्ट मींस ये होता है कि किसी भी कार्य का समाप्त होता हुआ, यानी कि किसी कार्य का, हिंदी वाक्यों में किसी कार्य का समाप्त होता हुआ पाया जाए या कार्य पूर्ण होता हुआ पाया जाए, उसके लिए परफेक्ट बोला जाता है। और परफेक्ट के लिए पहचान जो आती है वो आती है चुका, चुकी, चुके। जैसे एग्जांपल, मैं खाना खा चुका हूं, या इसको या ये के रूप में लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने खाना खा लिया है। दोनों का मतलब ही ये है कि मैंने खाना, जो खाने का काम था
वो खत्म कर दिया है, मैं खाना खा चुका, चलो अब कहीं घूमने चल रहा, चलो, ठीक है ना। अब आगे आते हैं हम परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी इसमें परफेक्ट का भी है और कंटीन्यूअस भी है। हिंदी में देखेंगे तो इसकी जो पहचान देखेगी वो रहा नहीं दिखती है हिंदी वाक्यों में, इसलिए वो कंटीन्यूअस कहती है। और इंग्लिश के सेंटेंस देखेंगे तो इंग्लिश में इसमें परफेक्ट की एज हैव दिखाई देती है, तो इसलिए इसको मिक्स बना दिया, परफेक्ट कंटीन्यूअस याद करने के लिए बता रहे हैं हम, ठीक है ना। अब इस प्रकार हमने इसको टाइम बता दिया, इसको हमने वर्क बता दिया, वर्क एंड टाइम का लिए हमने एक टेबल बना दिया, और इस टेबल की मदद से हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जो मेन चीजें होती हैं, मेन पॉइंट होते हैं हमारे सेंटेंस को बनाने के लिए, उनको इसमें डिफाइन किया। इसको आप लर्न कर लेंगे और लर्न करने के बाद भी इसकी टेबल बनाएंगे और अपनी जो भी आपकी ग्रामर की नोटबुक होगी उसमें सबसे पहले चिपका देंगे। जब भी आप बुक पढ़ेंगे इसको ध्यान रखेंगे कि हम कोई सेंटेंस किसी साइंस का पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, कोई भी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते समय आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में कोई बात आएगी तो आप इसमें देख के पहचान सकते हैं कि हमें सेंस किस प्रकार निकालना है। बाद में ताहती आएगी या ताहती आएगी या रहा रही आएगी, ये इससे पता चलेगा टेबल से, ठीक है ना, समझ में आ गया। आइए अब आते हैं हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट टेंस में पहचान हम पहले बता चुके हैं। अब प्रेजेंट और वर्ब कौन सा है? इंडेफिनिट, यानी कि अनिश्चित काल। प्रेजेंट के समय में अनिश्चित काल वाली बात करते हैं जब ऐसे वाक्य जो प्रेजेंट तो टेंस में हो, यानी काल कौन सा हो, हमारा समय कौन सा हो, प्रेजेंट चल रहा हो और कार्य कैसा हो रहा हो, अनिश्चित। तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो आएगी डू और डज। डू आती है प्लूरल के लिए, यानी सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल है तो आएगी डू, और सिंगुलर है तो आएगी डज, यानी कि इसी के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हमारा ये एक प्रकार की मेन वर्ब होती है, इसमें ईएस जुड़ जाती है, ठीक। तो ये हमारी सिंगुलर फॉर्म में आ जाती है, सिंगुलर के लिए यूज की जाती है। और यहाँ पर जो मेन वर्ब की बात करते हैं तो मेन वर्ब जो यूज की जाती है इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, बिल्कुल एक सेंटेंस में छोड़, पास्ट को छोड़, पास्ट के सिंपल को छोड़। अब आइए, अब आते हैं कंटीन्यूअस। तो कंटीन्यूअस को बोलेंगे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम। अब प्रेजेंट में हम कंटीन्यूअस की बात कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आती हैं वो आती है इज, एम, आर। इनको वीक वर्ब भी कहते हैं। इसकी मेन वर्ब में क्या आता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसमें आईएनजी लग जाती है, और आईएनजी अपने आप को याद रखने के लिए समझ लीजिए कि रहा की इंग्लिश मान लीजिए, इसको रहा रही है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे, इसका एक एग्जांपल देते हैं। मैं गाना गा रहा हूं, प्रेजेंट में हूं। अगर दूसरा समय चेंज हो जाएगा तो लास्ट वाला जो अक्षर आता है हिंदी में वो खत्म हो जाएगा, था हो जाएगा, गा के ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सेंस बनेगा मैं गाना गा रहा हूं। मैं के साथ हमेशा एम, यानी आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है। ये एक वचन के साथ इसका और बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। ये बात समझ में आ गई आपके? नेक्स्ट अब आता है हमारा परफेक्ट टेंस। अब हम कैसे पढ़ेंगे? प्रेजेंट का परफेक्ट, यानी समय है हमारा प्रेजेंट और कार्य है हमारा परफेक्ट, यानी परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। तो कैसे पढ़ेंगे? हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी और इसका मीन समझेंगे, इसका जो पहचान समझेंगे, पहचान होगी परफेक्ट की चुका, चुकी, चुके। पहले बता चुके हैं हम। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं और इसमें जो मेन वर्ब आ रही है वो आ रही है थर्ड। और परफेक्ट में पहचान के लिए हम क्या करेंगे? अपनी याद रखने के लिए क्या करेंगे? परफेक्ट कोई सा भी परफेक्ट हो, कोई से भी समय में आए, जब कार्य हमारा समाप्त होता है उसमें थर्ड फॉर्म ही यूज की जाएगी, इसमें कोई अदर फॉर्म कोई यूज
ये आप पहचानेंगे। इसमें थर्ड फॉर्म, इसमें भी थर्ड फॉर्म, इसमें भी थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट में भी थर्ड फॉर्म, पास्ट में भी थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में भी थर्ड फॉर्म में आएगी परफेक्ट के साथ। याद हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नेक्स्ट, अब इसका एग्जांपल देते हैं। मैं खाना खा चुका हूं, तो या मैंने खाना खा लिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो फॉर्म आएगी खाना खाने की, तो ईटन आएगी। ठीक, ईटन जो होती है वो थर्ड फॉर्म होती है। पहले ईट होती है, ठीक, ईट होती है और ईटन होती है। ईटन थर्ड फॉर्म होती है, तो इसमें आएगी आई, और आई होता है हमारा प्लूरल में माना जाता है यहाँ पर, तो आई के साथ है आता, आई है ईटन द फूड, मैंने खाना खा लिया है, या मैं खाना खा चुका हूं, इस तरीके से। अब नेक्स्ट और बताते हैं आपको, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। किसका है? प्रेजेंट का। अब इसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसमें हम मान के चलिए क्या करेंगे, बिल्कुल सेम जैसे यहाँ था हैज है था, यहाँ से हैज है उठाया इसमें रख दिया, इसमें केवल एक बार और बढ़ जाते हैं, एक वर्ड बढ़ जाता है जिसको कहते हैं बीइंग। क्या कहते हैं इसको? बीइंग। और इस से की इंग्लिश आ जाती है सिंस या फॉर। सिंस का मींस होता है से, और फॉर का मींस भी होता है से। आप कहेंगे सर सिंस का भी मतलब से और फॉर का भी मतलब से, इनका डिफाइन हम कैसे करेंगे? अब इनका मतलब होता है, सिंस आता है निश्चित के लिए, यानी डेफिनेट टाइम के लिए, ठीक है। निश्चित कोई समय है तो सिंस आएगा, और अनिश्चित समय, इंडेफिनिट कोई समय है, कोई निश्चित समय नहीं है, ठीक है, तो वहां पर फॉर आएगा। लेकिन दोनों की इंग्लिश जो होती है, ये इंग्लिश किसकी होती है? से। और रहा नहीं कि हम पहले बता चुके हैं, आईएनजी आती है। तो मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब आएगी, उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, और ये सभी में आएगी। किसमें आएगी? ऑल, कोई सा भी समय हो। बस यहाँ क्या चेंज करते चले जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब लगभग सभी की सेम रहेगी, कोई सा भी समय आ जाए आपका। तो अब आते हैं हम, अब इसको बहुत फास्ट बताते हैं आपको, इसी प्रकार समझेंगे। देखिए डू या डज की बजाय पास्ट टेंस में डिड आता है, हेल्पिंग वर्ब। और जो सिंपल सेंटेंस होता है इसका, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें डिड नहीं आता, यानी कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। केवल उसकी पहचान हम किससे कर सकते हैं कि पूरे सेंटेंस में केवल एक ही जगह सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, वो यूज की जाती है पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में, जो हमने यहां डिफाइन किया। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है ओनली सिंपल सेंटेंस में, किसके में? पास्ट इंडेफिनिट के। और इसके अलावा हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है, या इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, या नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें इसका कोई यूज नहीं होता, डिड पार्ट। सेकंड फॉर्म का कोई यूज नहीं होता, फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, अब आते हैं हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपकी जो मेन वर्ब है सभी की सेम आएगी, केवल हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ आती, बीइंग वर्ब होती है हमारी केस एम आर, ये प्रेजेंट में होती है, और बीइंग वर्ब हमारी इसमें आती है, पास्ट में हो जाती है, तो ये हो जाती है वाज वर्ब। वाज में था और वर्ब में थे, ये सिंगुलर के लिए आती है वाज, और वर्ब आती है प्लूरल। अब मेन वर्ब हमने आपको बता दी कि मेन वर्ब हमारी सभी की सेम है, कोई सा भी। तो हमें जो सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा अपना मतलब विशेष गौर करना है, वो करना है इसकी हेल्पिंग वर्ब पर, ठीक है ना। अब आते हैं हम परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा? ये दोनों भाई हैं, एक बड़ा एक छोटा, ऐसा ही एक और भाई आ गया दूसरा, ये इसका नाम हो गया हेड। यानी कि पास्ट में जब इसकी
हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी तो तीसरी आएगी ना तो हैज आएगा ना तो हैव आएगा, हैड क्या आएगा, है। बाकी थर्ड फॉर्म से, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से। ये बात आपकी समझ में आ गई। इसके बाद आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमने क्या किया था, यहाँ हैव लगाया था। यहाँ हैव को मैथमेटिक्स की तरह इसको रिमूव कर दीजिए, इसकी जगह पर हमने यहाँ हेड लगाया है तो यहाँ पर भी हैव की जगह पर यहाँ हमने हेड लगा दिया। बस अंतर क्या आया, बीन पहले से रखी हुई है तो इसको केवल बोलेंगे हैड बीन, चाहे सिंगुलर है सब्जेक्ट चाहे प्लूरल है, दोनों के लिए केवल हैड ही प्रयोग किया जाए। और बाकी सब रूल जो हमने ऊपर बताए हैं इंडिरेक्ट के साथ वही रहेंगे। सिंस फॉर आईएनजी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अब आते हैं फ्यूचर। फ्यूचर के लिए थोड़ा सा ये चेंज होता है, इसमें होगा, होगी, होंगे, ये इसकी पहचान होती है। अब इसके साथ हम करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि टाइम तो हमारा पहुंच गया फ्यूचर में, भविष्य में, और कार्य हमारा हो रहा है अनिश्चित। कार्य का करना या होना किसमें पाया जा रहा है, अनिश्चित। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो वर्ड आते हैं जो हेल्पिंग वर्ब में यूज किए जाते हैं, इनको कहते हैं विल और इसको कहते हैं शैल। विल और शैल का जो यूज होता है नॉर्मल तरीके से, सामान्य रूप में आई और वी के साथ, आई मींस मैं और वी मींस हम, इनके साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद जितने भी सब कुछ बचते हैं उनके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। अब एक स्टूडेंट इनमें से कह रहा है कि सर अगर कहीं उल्टा हो जाए तो, उल्टा हो जाएगा तो आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा बट इसका सेंस बदल जाएगा। बस अंतर ये हो जाएगा कि इनमें अगर हमने उल्टा कर दिया, आई और बी के साथ विल लगा दिया तो इस पर प्रेशर पड़ जाएगा, इस पर प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर कैसा, जैसे हम एक एग्जांपल बताते हैं, मैं आगरा जाऊंगा, तो मैं के साथ, आई के साथ क्या आना चाहिए था, आई शैल गो टू आगरा, यानी कि मैं आगरा जाऊंगा। ये नॉर्मल है, सिंपल है, बिल्कुल जैसा बनना चाहिए वैसा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक ईश्वर के साथ मुझसे तो गलती से ये हो गया, विल आ गया आई के बाद, आई विल गो टू आगरा, तो इसमें थोड़ा सा सेंस चेंज हो जाएगा। सेंस में क्या आ जाएगा, मैं आगरा अवश्य जाऊंगा, यानी कि इस बात को एक प्रेशर दे दिया। बस इतना डिफरेंस हो जाता है वो आपस में इंटरचेंज होने से। बाकी मेन वर्ब सेम रहती है, इसकी भी मेन वर्ब सेम रहती है। अब विल और शैल के साथ इसमें बीइंग वर्ब जो थी उसको बी लगा देंगे, इसमें इजेमार नहीं लगाएंगे ना बार बार लगाएंगे। इसमें क्या आ जाएगा, विल शैल के साथ बी आएगा, ठीक, इसको कर सकते हैं। बाकी इनके साथ भी, इसके साथ हमने हेड लगाया, इसके साथ हेड लगाया, अब इसके साथ विल शैल तो लगेगा ही, और विल शैल हम अभी डिफाइन कर चुके हैं किस किस तरीके से लगेगा, और इसके साथ हैव आएगा। अब यहाँ पर जो हैव आ रहा है, हैव आप ये नहीं समझेंगे कि ये सिंगुलर के लिए आएगा या प्लूरल के लिए आएगा, ये यहाँ पर विल और शैल के साथ बिल्कुल दोनों के लिए सेम आएगा, इसमें हैज नहीं आएगा। विल और शैल के साथ हैज नहीं आएगा, ओनली हैव का यूज किया जाएगा। एनी प्रॉब्लम? और थर्ड फॉर्म रहेगी परफेक्ट में, पहले हम कई बात कर। नेक्स्ट आते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी सब पहचान आपको बता दी, फ्यूचर की सब पहचान बता दी, बस हमें क्या बताना है, इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब के मामले में क्या करना है, यहाँ हमारा हेड था, हेड की जगह पर विल शैल लगा दिया और हैव लगा दिया। अब इस हेड साहब को हम यहाँ से उठाएंगे और हेड साहब की जो वैल्यू है मैथमेटिकल तरीके से इसकी उठा के इस हेड पर रख देंगे। बस क्या अंतर है इसमें,
टेबल बनाने में कोई दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है। इस हेड की जगह पर वेल या सेल प्लस हैव रख दिया, बीन पहले से दे रखी है, बताइए बन गया। अब कोई दिक्कत है इसको पढ़ने में, इसको समझने में? कोई दिक्कत नहीं। बस आपको थोड़ा सा 2 पॉइंट और दे रखे हमने केवल इसके विषय में, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस के विषय में और एक पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस के विषय में, जो इसमें हम ज्यादा डिटेल नहीं दे सकते टेबल में, इसलिए हमें नीचे जोड़ करते हैं। नीचे देखिए क्या है, प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती या हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता। आप कहेंगे सर क्या होता है? तो देखिए क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस उसकी मेन वर्ब में जोड़ देते हैं। एनी प्रॉब्लम? देखिए ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते, ठीक है ना। अब ये किसमें जोड़ेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब जोड़ेंगे। अगर सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो कुछ नहीं करेंगे। जैसे मैं खाना खाता हूं, मैं कौन हूं? यानी प्लूरल में भी कभी-कभी यूज होता है या सिंगुलर में भी होता है, लेकिन यहां पर जब यूज हो रहा है प्लूरल में यूज हो रहा है, इसलिए क्या आएगा? आई ईट फूड। इसका मतलब इसमें ईट्स नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि आई हमारा प्लूरल है। हम कहेंगे राम खाना खाता है, तो राम किसमें पहुंच गया? सिंगुलर में, राम अकेला है। तो राम ईट के साथ इसमें एस लगा देंगे, और ईएस कहां लगती है ये आपको पता है, जो सिंगुलर प्लूरल पढ़ाए थे तो सब में बता दिया है एस कहां लगती है और ईएस कहां लगती है। तो इसको हम राम के साथ जब ईट आएगा तो उसमें एस जोड़ देंगे, तो क्या आएगा फिर टोटल? राम ईट्स द फूड। तो आपको समझ में आ गया, इसकी क्लियर बात हो गई। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। जितनी भी आपकी बुक में, जितनी भी आपकी गाइड में जो सेकंड फॉर्म दे रखी है वो मात्र एक सेंटेंस के लिए दे रखी है। वो भी सेंटेंस कौन सा है आप जानते हैं? कौन सा है? वो है पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। देखिए आज के लिए मैंने इतना समझाया, और मैं आपसे आशा करता हूं कि जो कुछ नहीं समझ में आया, वैसे तो आ गया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो आप किसी भी प्रकार से, मैंने सारी हेल्पलाइन खोल रखी है, किसी भी प्रकार से आप हमसे इसको संपर्क कर सकते हैं, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या सिंगल आकर मिलकर, ठीक है ना। आप इनको करिए, तैयार करिए। आज हमने आपको 12 टेंसों के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें हम सेंटेंसेस के बारे में बताएंगे, यानी सेंटेंस जो होंगे कन्वर्ट करना बता देंगे, आपको ट्रांसलेट करना बता देंगे, ठीक है ना। हिंदी से इंग्लिश को चेंज करना बताएंगे, अगले में कैसे बताते हैं वो भी बिल्कुल फॉर्मूला की तरह शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे, जिससे कि आप कहीं से भी कुछ भी इस टेबल की सहायता से टेबल को देखते रहिए और टेबल में से हेल्पिंग वर्ब चूज कीजिए और फटाफट से पहचानिए और सेट कर दीजिए। बिल्कुल मैथमेटिकल तरीके से आपको इंग्लिश ग्रामर समझ में आएगा। ओनली 3 क्लास में आपकी पूरे टेंस फिनिश।